हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एमसीक्यूज़। फर्स्ट टर्म का सिलेबस है और जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 40 मार्क्स का, वो एमसीक्यू बेस है। जियोग्राफी में आपके दो चैप्टर आने वाले हैं, फर्स्ट और फोर्थ। हम इसमें हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज हैं आपके सारे क्वेश्चन सिक्वेंस में लगे हुए हैं। थोड़ा सा हम ब्रॉडली टॉपिक भी डिस्कस करते रहेंगे, एमसीक्यूज़ भी, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाए और चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं और होप्स हो कि आपको बहुत हेल्प मिले एमसीक्यू जो आपका एग्ज़ाम में आने वाले हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज? फर्स्ट क्वेश्चन ही, जैसे आपको पता है रिसोर्सेज क्या होती है। सिंपल पहले स्टूडेंट समझ लो रिसोर्सेज का मतलब क्या है। हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका फ़ोन भी हो सकता है, आपकी बुक्स भी हो सकती हैं। एवरीथिंग इज़ जो आपकी नीड कंप्लीट कर रही हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? अगर प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से बोलें तो रिसोर्सेज में हम ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई नेचर से जो मिलती एक्सट्रैक्ट करते हैं, या मेन मेड प्रोडक्ट होता है, या एनीथिंग विच अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर। तो ये नेचर से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मेन मेड से भी प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी सब रिसोर्सेज तो हैं ही, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। बट कम्प्लीटली साइंटिफिक अगर हम बोले रिसोर्सेज क्या है, जिसमें नेचर भी आ गया, मेन मेड भी आ गया, मतलब मैन्युफैक्चर भी आ गया, एवरीथिंग आ रहा है, तो वो क्या बनता है? टेक्नोलॉजी एसेसिबल और इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट से, यानी क्या कर रहे हो? नेचर से कोई भी चीज़ ले रहे हो और लेने के बाद क्या कर रहे हैं? आप उसको टेक्नोलॉजी से एसेस कर रहे हो। यानी जैसे मानो आपको गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आप इजीली उसको एसेस कर पाओगे, निकाल पाओगे। और इकोनॉमिकली फिजिबल, ऐसा ना हो कि आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मशीनरी डेवलपमेंट नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है ना। तो कॉस्ट भी आपके अंडर कंट्रोल में होना चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी वो जो कल्चर है, आपके आसपास जो लोग रहते हैं समाज में, सोसाइटी में, वो उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता कि आप उस रिसोर्सेज पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स जो ओवरऑल एक साइंटिफिक डेफिनेशन है वो आप उस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, आर गिफ्ट ऑफ अ नेचर सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। यस, मतलब एज ए गिफ्ट हमें नेचर से मिली है। हवा है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिली है नेचर से। तो जो एज अ गिफ्ट नेचर से हमें मिला हुआ है, फ्री में मिला हुआ है, और हमारे ह्यूमन नीड्स को जो कंप्लीट करता है, वो क्या कहलाता है? वो रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन आता है रिसोर्सेज का। और नेक्स्ट है, विच आर द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई हमने अभी देखा रिसोर्स है, एक रिसोर्स को बनाने के लिए एक साइंटिफिक कभी हमने डेफिनेशन देखी, तो क्या क्या चाहिए उसके लिए? सीधी सी बात है, नेचर है। जैसे कि मानो फॉरेस्ट है, तो उसमें कहीं से इंटरलिंक कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग करेगा। यानी ह्यूमन बीइंग नेचर से क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, और इंस्टीट्यूशंस यानी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा। तो ये सब करेगा कौन? ह्यूमन करेगा। तो एक हम परफेक्ट मैच बोलें तो एक नेचर, ह्यूमन बीइंग और टेक्नोलॉजी। देखने में तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा है ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, बट कंप्लीटली स्टूडेंट्स हमें देखना है कि रिसोर्सेज का जो कंप्लीट एक सेंटेंस को हमें देता है, ठीक है। तो ह्यूमन है जो कि ये सारे वर्क करता है, ह्यूमन बीइंग, नेचर और टेक्नोलॉजी का जो क्रिएशंस ऑफ रिसोर्सेज है, तो उसके लिए परफेक्ट मैच है सी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पहले इसका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख लेते हैं रिसोर्सेज के बाद कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एंड आफ्टर वी कैन फाइंड आउट सम क्वेश्चंस। पहला है नेचुरल और ह्यूमन। हम पता है कि रिसोर्सेज दो ही होते हैं, या तो वो हमें नेचर से मिले हुए हैं लाइक एयर है, वाटर है, या फिर वो हमें ह्यूमन मेड है, यानी उसको थोड़ा सा डेवलप करा है ह्यूमन ने। तो नेचुरल के अंदर भी स्टूडेंट टाइप्स दे रखे हैं, रिन्यू है, नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल आपको पता है कि आप उसको कितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल है कि भाई आफ्टर अ सम टाइम वो रिसाइकल होना बहुत जियोलॉजिकल एक लॉन्ग टाइम लगेगा, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उसको प्रोसेस को बनने में, तो इम्पॉसिबल सही है। तो उसको हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल कि उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो अब रिन्यूएबल के भी इसकी क्लासिफिकेशन दे रखा है कि कंटिन्यूस फ्लो, यानी विंड और वाटर है, कंटिन्यू है, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी यूज़ करो कॉन्टिन्यू है, सनलाइट है कॉन्टिन्यू है। रिन्यू में बायोलॉजिकल है, यानी नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्या हो गया, यानी जैसे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, ये बायोलॉजिकल लाइफ में आ गया। और ये हमारा रिन्यू का पैक है जो कम्प्लीटली ये करता है। तो ये आपको कोई भी एग्जांपल आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। रिन्यूएबल का पूछा है या बायोलॉजिकल का पूछा है, कंटिन्यूस का पूछा है एग्जांपल, तो यू कैन डू इट। नॉन रिन्यूएबल का भी बता दिया, रिसाइकल, और उसको रिसाइकलेबल है या नॉन रिसाइकलेबल है, क्योंकि देखो फॉसिल फ्यूल है स्टूडेंट। तो फॉसिल फ्यूल पता है आपको मिलियन ईयर्स में बनता है, क्योंकि वो डेड बॉडीज़ होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो डिकम्पोज होता है सोइल के अंदर, उसके बाद वो क्या होता है, उसको आप वो फ्यूल आपको मिलता है। तो वो नॉन रिसाइकलेबल है कि जियोलॉजिकली लॉन्ग टाइम लगता है। और रिसाइकलेबल जैसे मेटल है, उसको रिसाइकल कर सकते हो, स्ट्रक्चर उसका चेंज कर सकते हो, तो इसमें भी कैटेगरीज हैं। और ह्यूमन मेड में स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस हैं, और क्वांटिटी और क्वालिटी हैं। तो ये तो इसमें दो ही हैं, इसका ह्यूमन का इतना कुछ है नहीं क्वेश्चंस इसके अंदर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से अब जो हमने पढ़ा है, ये सारे क्वेश्चंस अबाउट ऑफ जो आप कर पाएँ। अब हम पढ़ते हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी किस में आता है, पहले आप खुद ही सोचो। देखो, अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पूछा जाए टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्लासिफिकेशन अगर मैं बोलूँ रिसोर्सेज में, तो एक बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, ऑरिजिन के बेस पे स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना कि ऑरिजिन के बेस पे क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक क्लासिफिकेशन होते हैं। बायोटिक आप पढ़ते ही आ रहे हो कि ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, नेचुरल है, लाइफ है। और अबायोटिक यानी वो थिंग्स जिसमें नॉन लिविंग्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में रॉक्स हैं, मेटल्स हैं। और बायोटिक के एग्जाम्पल हैं फोना, फ्लोरा, ह्यूमन है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बायोटिक में हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक और देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में। अभी हमने पढ़ा है कि टाइडल एनर्जी किस में आ रहा है, वो रिप्लेनिशेबल है, अबायोटिक है, या ह्यूमन मेड है, या नॉन रिसाइकलेबल है। तो पहले तो आप इसका डायग्राम देख लो भाई, टाइडल एनर्जी है क्या, वाटर से बन रही है। अब ये वाटर से बन रहा है तो उसको तो फिर आप कंटिन्यू आपको वो मिलता रहेगा। रिप्लेनिशेबल है यानी बायोटिक है, तो आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, गैट कर सकते हैं। तो इसमें रिप्लेनिशेबल आएगा। ठीक है, इसे रिप्लेनिशेबल आप लगाएंगे, इसको मैंने रिप्लेनिशेबल कर दिया ए। ठीक है, ए पे टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें वाटर से ये जो आप टाइडल एनर्जी देख रहे हो यूज़ की जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट, रिसोर्स विच कैन बी रिन्यू अगेन आर। वो कौन से रिसोर्सेज है जिसे कि हम रिन्यू कर सकते हैं। तो वो रिन्यूएबल है या पोटेंशियल है या नेशनल है या स्टॉक है। ऑब्वियसली वो रिन्यू से भी ध्यान रखना कि जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यू अगेन यानी आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, गैट कर सकते हैं। अभी हमने उसको देखा था, जैसे सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, एग्जाम्पल में वाटर है, फॉरेस्ट है, विंड है, एवरीथिंग इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये एक जो आप सिस्टम देखते हो। नेक्स्ट है रिसोर्सेज इज आयरन और विच वन टाइप ऑफ, मतलब आयरन और है तो वो किस टाइप में आ रहा है आयरन और। तो वो सीधी सी बात है स्टूडेंट, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि एक लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड लगता है जिसको बनने में। मैंने क्या बोला, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा कि नॉन बायोटिक नहीं, फ्लो नहीं, रिन्यूएबल नहीं, क्योंकि ये इनका कोई मीनिंग यहाँ पे निकलता नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी जैसे मैंने ऑरिजिन के बेस पे बताया था आपको कि एक बायोटिक होता है, एक बायोटिक होता है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे भी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल आपको पता ही है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल यानी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है जिसको अकर करने में। मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं इसके, जिसके फॉर्मेशन में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। तो उस बेस पे अगर हम देखें तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। आपने सोच भी लिया होगा, आपको आता भी है कि हम एग्जॉस्टिबिलिटी की किसकी बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, यानी समाप्तता के आधार पे समाप्त होंगे या नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक। तो बायोटिक आपको पता है जिसमें लाइफ होती है, तो फ्लोरा ही हुई भाई, क्योंकि रॉक माउंटेन मिनरल्स में तो लाइफ है नहीं। तो सीधी सी बात है, लाइफ का मतलब क्या है, बायोटिक, और वो है फ्लोरा।
यानी प्लांट्स की लाइफ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते तो वो क्या हो सकता है। सोलर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, कितना भी टाइडल भी हमें दोबारा रिप्लेनिशेबल है, हाइडल एनर्जी भी वाटर से बनती है, ये भी रिप्लेनिशेबल है। बस पेट्रोलियम रिप्लेनिशेबल नहीं है तो वो नॉन रिन्यूएबल होगा, ये भी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हमने ऑरिजिन के बेस पे देख लिया बायोटिक, बायोटिक हमने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे देखा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे कितने हैं, 4 इसके पार्ट्स हैं, इसके सब डिवीज़न है, इंडिविजुअल, नेशनल, कम्युनिटी, ऑन और इंटरनेशनल। तो नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इंडिविजुअल कौन से होते हैं और कम्युनिटी कौन से होते हैं, थोड़ा सा ये समझ लीजिए ताकि आप इजीली समझ सकें। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बाय इंडिविजुअल्स यानी ऑन बाय प्राइवेटली, यानी आप मतलब जैसे कि आपका अपना घर है, ठीक है, और वो क्या है, आपका अपना प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, तो वो क्या हो गया, वो इंडिविजुअल आपकी प्रॉपर्टी हो गई, रिसोर्सेज हो गया, सिंपल है। और कम्युनिटी मीन्स जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एसेसिबल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा समुदाय है, कम्युनिटी है, पूरे उसके अंदर मेंबर हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लें, ग्रेजिंग ग्राउंड्स एग्जांपल है, ब्यूरियल ग्राउंड्स है, और पॉन्ड्स है, गांव के अंदर तालाब होते हैं, और शहर के अंदर पब्लिक पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं अर्बन एरिया में। तो ये इसके एग्जांपल है कम्युनिटी रिसोर्सेज के। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट, जो एक बाउंड्री के अंदर पाए जाते हैं, लीगली पावर होती है किसी भी कंट्री के अंदर, नेशन में, कि उसको यूज़ कर सकें। रोड्स हैं, कैनल्स हैं, रेलवेज़ हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनलैंड है, जो हमारी एक सोर्स होते हैं, नेशन के रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी हो या टेक्नोलॉजिकली हो या फिर कोई रिसोर्सेज एज अ प्रॉपर्टी हो। तो जो नेशन के टेरिटरी वाटर भी होता है, अगर हम टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी आगे चल के। तो जो टेरिटोरियल बॉडी वाटर यानी नेशन का वाटर बॉडी भी होती है और लैंड बॉडी भी होती है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। यानी एक एरिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसी एक कंट्री के हैं, तो सीधी सी बात है वो नेशनल रिसोर्सेज हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब बियॉन्ड ऑफ नेशन, यानी हम नेशन के आउटसाइड का, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो सारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करते हैं, और वाटर बॉडीज़ भी समझेंगे कि कहाँ तक नेशन और कहाँ तक इंटरनेशनल है आपकी, क्योंकि बुक में दे रखा है कि वाटर बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन 12 नॉटिकल माइल्स का तक जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, तो वो उस टाइप्स के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है नॉट कम्युनिटी, क्योंकि आपको पता चल गया कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जिसमें पूरी कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं समुदाय के, वो सब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसमें नहीं है तो प्राइवेट हाउस है, जो क्योंकि वो तो इंडिविजुअल हो गया, तो वो तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएगा। तो दैट मीन्स कम्युनिटी के लिए ग्रेजिंग है, ब्यूरियल है और ये विलेज वाला तीनों आ जाते हैं। तो नॉट वाला पूछा है तो डी पे लगा देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इनटू, ऑनरशिप के बेसिस पे कितने टाइप में हम उसको बांट सकते हैं। ऑनरशिप के बेसिस पे स्टूडेंट मैंने भी आपको बताया कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से थे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट रिसोर्सेज दैट कैन लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर दियर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। देखो एक रिसोर्सेज है, अगर वो लॉन्ग टाइम ले रहा है, उसको बहुत लंबा टाइम लग रहा है, मिलियन ईयर्स लग रहे हैं फॉर्मेशन में, तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा। अभी हमने पढ़ा है रिन्यू तो नहीं होगा, रिजर्व भी नहीं होगा, कम्युनिटी भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि ये तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। फॉसिल फ्यूल एग्जाम्पल है किसका, तो फॉसिल फ्यूल एग्जाम्पल है बच्चे यहाँ पे फ्लो है या नॉन रिन्यूएबल है या नॉन ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि अभी हमने देखा था कि नॉन रिन्यूएबल यानी मिलियंस ईयर्स के प्रोसेस में जो लगे उसको बनने में टाइम लगता है। चलो असर्शन का क्वेश्चन आ गया, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। पब्लिक पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं अर्बन एरिया के अंदर, ठीक है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, तो भाई ये तो ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, ये सारे मिलके यूज़ कर सकते हैं। असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। अब इसका रीज़न हमेशा जब भी देखो तो बिकॉज लगा लेना, ठीक है, बिकॉज लगा के देखो। इसके बाद बिकॉज दे आर एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, क्योंकि वो एसेस हैं उसको गेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे लोग रहते हैं,
हाँ, क्योंकि भाई कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं तो ही तो उसको एसेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों हम इस पे किस पे टिक लगाएंगे इसको, दे आर एसेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर, जो भी यूज़ हैं रहते हैं वहाँ पे। तो कहाँ गया, ए पे आप टिक लगा दीजिए कि देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, यानी जो भी मेंबर हैं उस कम्युनिटी के जो वहाँ पे रहते हैं, ऑल द पीपल लिविंग देयर, तो उन सब के लिए ये एसेसिबल है, ए पे लगा दीजिए, ठीक है ये। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अभी हमने कितने रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं स्टूडेंट, हमने ओरिजिन के बेस पे देख लिया बायोटिक अबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे देख लिया रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप के बेस पे देख लिया 4 इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल इंटरनेशनल। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। भाई रिसोर्सेज आपकी कंट्री में तो कितना डेवलप हैं, कितना अंडर डेवलप चल रहे हैं, कितना अंडर प्रोसेसिंग चल रहे हैं, कितना रिजर्व है, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कैटेगरी में एग्जांपल देखें तो एक तो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, स्टॉक रिसोर्सेज है, रिजर्व रिसोर्सेज है और डेवलप रिसोर्सेज है। टोटल 4 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन, आपके एरिया में तो वो मिलते हैं, ठीक है, बट नॉट बीन यूटिलाइज, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। लाइक हम एग्जांपल में दें, यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर एनर्जी है, विंड है, यानी एनॉर्म्स पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए, बट नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन अभी उसको क्या नहीं करा हुआ है, डेवलप नहीं करा, तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आता है, यानी नॉट बीन यूटिलाइज, अभी उसको हम अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। और डेवलप रिसोर्सेज तो आपको पता ही है, यानी उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है और हमारी उसको यूज़ करने की इच्छा भी है और फिजिबिलिटी भी है, मतलब एवरीथिंग हमारे पास है। डेवलप रिसोर्सेज का मतलब ही है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है, फिजिबिलिटी भी है और वो यूटिलाइज भी हम कर रहे हैं। अब स्टॉक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्टॉक का मतलब होता है मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दैम, यानी आपके पास वो पोटेंशियल है उस रिसोर्सेज के अंदर और वो ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट भी कर सकता है, बट आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता, टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज कि आप उसको कैसे करेंगे। जैसे कि हम मतलब वो अगर हम क्वेश्चन पूछें नो हाउ वाला कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे पास है ही नहीं नो हाउ यूज़ इट, कि हम उसको यूज़ कैसे करें। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, इसको अलग अलग करके यूज़ कैसे करते हैं हमें नहीं पता है। जैसे 2 गैसेस कंपाउंडेड है, एग्जांपल में दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हमें पता सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमें ये अच्छी तरीके से इनको अभी यूज़ करना नहीं आता है। सेपरेटली अगर हम इनको यूज़ करें तो ये है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन वाटर ये तो हमें पता ही है, लेकिन इनको अभी हम इतनी अच्छी तरीके से हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर हम इनको सेपरेटली यूज़ करें तो कैसे करें। यही है, सोलर एनर्जी है हमारे पास, इसको टेक्नोलॉजी भी है, बट यहाँ पे वही है कि भाई अभी इतना पोटेंशियल नहीं है जितना कि उसको यूज़ करने के लिए होना चाहिए, तो ये अभी उससे बहुत दूर हैं, नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, अभी डेवलप नहीं हुआ है। रिजर्व क्या होता है स्टूडेंट? ये हो गया एग्जांपल ऑफ रिजर्व का। हाँ, रिजर्व का समझ लीजिए, क्योंकि हमने स्टॉक तो समझ लिया है, स्टॉक समझ लिया और डेवलपमेंट भी समझ लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एग्जांपल में सॉइल भी है, बाकी सोलर एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सोलर कर दीजिए, क्योंकि सोलर एनर्जी तो डेवलप है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट रह गया हमारा रिज़र्व, तो रिज़र्व का भी मतलब थोड़ा सा स्टॉक जैसा ही है, उसी का एक सबसेट है। इसमें बोला है कि जो नो हाउ है ये तो अच्छी तरीके से है, बट नॉट बी स्टार्टेड, हमें टेक्नोलॉजी पता है कि उसको कैसे कर सकते हैं, बट अभी हमने उसको स्टार्ट नहीं करा है सही, और फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है कि ठीक है बाद में कर लेंगे। जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, हमें पता है कि भाई जब रनिंग वाटर से, रिवर वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगा सकते हैं, बट हमने उसको इतना नहीं यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोड़ दिया, रिज़र्व कर दिया है कि ठीक है फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे। तो वो तो रिज़र्व होते हैं कि आपने उसको क्या कर लिया, रख लिया रिज़र्व करके। और स्टॉक का मतलब कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है।
डेवलप का मतलब कि अभी वो रिसोर्सेज जो हैं क्या हो रहे हैं, डेवलप हो चुके हैं, कम्प्लीटली पैक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डेवलप वाले में। और पोटेंशियल में कि भाई आपकी अभी पोटेंशियल नहीं, उसको वो जितना यूज़ करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हो, इच्छा ही नहीं है। जैसे सोलर एनर्जी है, आप उस जब आपको पता है टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज भी है, बट इच्छा ही नहीं है यूज़ करने की, बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी कोई इतना डेवलप नहीं कर रखा है उसको। तो बच्चे ये चार आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि चाहे पोटेंशियल आए, चाहे डेवलप आए, या स्टॉक आए, या रिजर्व आए, तो आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक दो क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन नेक्स्ट पूछें तो अब आता है कि द मटेरियल इन एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। ठीक है, इतना पोटेंशियल है जो मटेरियल एनवायरनमेंट में मिलता है कि वो ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट कर सकता है, बट बिंग डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस बट दीज वुड बी यूज फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, दे आर इंक्लूड अमंग। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड, यानी स्टॉक, यानी एग्जाम्पल कौन सा बोला था, हाइड्रोजन वाला और ऑक्सीजन वाला। भाई ठीक है, वो मटेरियल है, उसको ह्यूमन नीड की वो सेटिस्फाइड कर सकता है, बट हमें पता ही नहीं है। नो हाउ वाला क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हुआ है, कैसे यूज़ करना है, तो वो क्या हो गया, स्टॉक। जब हमें पता ही नहीं है, मतलब नो और हाउ वाला क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हुआ है कि हम नहीं जानते उसको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कि एक रीजन में मिलता है बट नॉट बीन यूटिलाइज आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, नॉट बीन यूटिलाइज। रिसोर्सेज है, उस एक रीजन में भी मिल रहा है बट नॉट बीन यूटिलाइज, बट यूज़ नहीं कर रहे हो आप उसको प्रॉपरली, तो वो पोटेंशियल है, यानी उसका पोटेंशियल आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। जैसे सोलर एनर्जी है, भाई जब आपको पता है रिसोर्सेज है तो आपको यूज़ करो ना। अब टेरिटोरियल्स वाटर क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, ये हमारा क्या हो गई, ये हमारा क्या है, इंडिया की बाउंड्री है, तो ये तो हमें पता है कि इनलैंड ये सारा हमारा क्या है, अपना प्रॉपर्टी है। तो बच्चे 12 तक, यानी कोस्टल लाइन से लेकर अगर हम 12 न्यूटिकल माइल तक देखें तो, यानी जो 1 माइल होता है उसमें 2 किलोमीटर समथिंग होता है अबाउट ऑफ, और ये एक मेज़र करने की यूनिट है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ मेज़र करते हो किलोमीटर में, मीटर में, तो वाटर को भी ऐसे ही मेज़र किया जाता है। तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है, यानी कोस्टल लाइन से यहाँ तक की जो है 12 तक, ठीक है। उसके बाद भी 12 तक थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो 12 से थोड़ा सा, तो कुछ राइट्स हैं जो उस एसेस कर सकते हैं, यानी चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो गए, या उसके बिजनेस करना, या ट्रेड करना, नेविगेशन करना, बहुत सारे काम कर सकते हैं। और 200 न्यूटिकल माइल तक देखें तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ तक 200 तक। तो ये 24 से लेके 200 तक का जो पार्ट है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस वाटर के अंदर से रिसोर्सेज को आप निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो, पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करने के लिए वहाँ प्लांट लगा सकते हो। बट उस वाटर पे आपका राइट नहीं है कि आप सोचो कि वो हमारा सारा राइट है, नहीं, सिर्फ क्या कर सकते हो आप, नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट उस वाटर बॉडी पे आपका राइट नहीं है। वाटर बॉडी पे राइट सिर्फ 12 न्यूटिकल माइल तक होता है, 12 न्यूटिकल माइल, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर हमारा क्या है, जिसपे हमारा वाटर पे राइट है, वाटर यानी वो वाटर भी हमारा ही है, तो वो 12 न्यूटिकल माइल्स तक होता है। और अगर हम 200 के पार चले गए, यानी ये 200 तक, अब इसके आगे यहाँ से, ठीक है, तो इसके बियॉन्ड ऑफ लिखा हुआ है ना, बियॉन्ड ऑफ क्या, वो इंटरनेशनल हो जाता है, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ क्या हो गया, इंटरनेशनल। और यहाँ 24 से लेके 200 तक का जो होता है वो क्या हो गया, इकोनॉमिक, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और उसके बाद वाला इंटरनेशनल आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें फिर लॉ, इंटरनेशनल लॉ लग जाते हैं, वो रेगुलेट करते हैं इस चीज़ को, तो उसमें कोई फिर अलग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक पार्ट था जो बताना था नेशनल रिसोर्सेज में, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में, और इस टाइप के MCQs आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
इसमें क्वेश्चन जैसे दे भी रखा है, तो बच्चे इसमें 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड ऑफ पूछा है कि वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, क्योंकि बियॉन्ड पूछा है ना कि भाई यहाँ पे 200 के आगे वाला इंटरनेशनल हो गया, तो यहाँ तो नन ऑफ दीज आ गया, इसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि वो इंटरनेशनल कहलाएगा ना। फिर आता है नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज को डेवलपमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, जब लिमिट के हैं हमारे पास, ठीक है, जब लिमिट के हैं तभी तो आप उसको डेवलप करने की और सोचेंगे कि या फिर कुछ इस तरीके से करें कि ह्यूमन के जो नीड्स है वो अच्छी तरीके से क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। रिसोर्सेज क्योंकि पता है बच्चे ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ को मेंटेन करने में क्वालिटी देता है, और अगर आप रिसोर्सेज एज ए गिफ्ट नेचर से मिलें तो सीधी सी बात है आप उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, मेजर प्रॉब्लम होंगी या नहीं होंगी। इसीलिए उस मेजर प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वैसे भी रिसोर्सेज से लिमिट के हैं, लैंड लिमिट का है, और जितने भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, सारे पेट्रोलियम है, तो वो सारे क्या हैं हमारे पास लिमिट का है। तो जो लिमिट की चीज़ है उसको तो आप ध्यान से देंगे ही ना। और अगर इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे हैं आप रिसोर्सेज का, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो जाएगा, और वो बैलेंस ख़राब हो जाता है, ओजोन लेयर है वो डेप्लेशन हो जाएगी, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। सिंपल सी हैं ये सारी चीज़ें, आपको ध्यान रखनी है, और इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो वो अब आपको जवाब भी देने हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज को यूज़ करे जा रहे हो, और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है, तो वो क्या बढ़ा रहा है, तो ग्लोबली इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो रहा है, तो सीधी सी बात है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ये तो सबको ही पता है, सिंपली इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रहा हो। नेक्स्ट है, अब इससे इतनी ज़्यादा जब हमने देख रहे हैं कि भाई मेजर प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हो गई है, तो कुछ उसको सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सोल्यूशन सामने आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट की विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी आप डेवलपमेंट करो अपना, ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिसोर्सेज भी लो नेचर से, बट रिसोर्सेज को जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करो, यानी डैमेज मत करो, और आने वाली जो जनरेशन है उनकी नीड्स का ध्यान रखो, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको रिजर्व करो। ये नहीं है कि जो आप यूज़ करे जा रहे हो कि आज मज़े मज़े में हम यूज़ कर रहे हैं और आने वाली जो जनरेशन है उसके जाए भाड़ में जाए, नहीं। आपने जो ये रिसोर्सेज हैं ये उनसे क्रेडिट में लिए हुए हैं, ये आपको कोई एसेट्स नहीं मिली है, संपत्ति नहीं दी है कि पूर्वजों ने आपको दे दिया, आपके जो फोर फादर हैं कि ये लो गिफ्ट में आपको मिल गया, नहीं। वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आप उसको यूज़ करो और जनरेशन जो आने वाली है उसको एज अ गिफ्ट दे दो आगे, क्योंकि एज अ गिफ्ट आपको मिला है तो वो एज अ रिटर्न गिफ्ट आपको जनरेशन को ऐसे ही संभाल के देना है। तो इस मेजर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए रियो दी जेनेरियो और समिट 1992 में, ठीक है, रखा गया। तो जून में 1992 डेट ध्यान रखना, ब्राज़ील में रखा गया था, और 100 स्टेट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया, और इस किसको कंसर्न करने के लिए, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को कंसर्न करने के लिए रखा गया था, ठीक है। इनका एजेंडा क्या था, एजेंडा 21 था कि भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है। नेक्स्ट है, डेट मैंने आपको बता दिया 1992 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से निकलता है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल भी मैंने बताया है स्टूडेंट आपको कि आप प्लान करो डेवलपमेंट का, ग्रो करो, और मिनिमम डैमेज टू एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना। अब हमें, आपको पता है एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 वही है जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट क्या करता है, ने इसको देखा 1992 में, डिक्लेयर करा, साइन करा इस पे, और रियो दी जेनेरियो में जो ब्राज़ील में हुई थी मीटिंग, तो ये कुछ वर्ड्स हैं ध्यान रखना, UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे एजेंडा 21 1992 में, और एनवायरनमेंट को कंसर्न करने के लिए ये मीटिंग क्या की गई थी, करी गई थी। अब आता है रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग की पहले तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वही क्वेश्चन स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है आपको कि जब हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिट के हैं, तो तभी तो हमें ज़रूरत पड़ रही है, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि आप अपनी स्टेट टू स्टेट ही देखो, अपनी कंट्री में कहीं पे डिफिशिएंट हैं तो कहीं पे सफिशिएंट हैं,
तो कहीं पे वाटर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो कहीं पे वाटर बहुत ज़्यादा है। तो अगर जब सम लाइक दिस सिचुएशंस होती है तो वहाँ पे प्लानिंग करोगे ना। विदाउट प्लानिंग आप सोचो कैसे हो पाएगा कि भाई जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे तो रिसोर्सेज को पहुँचाना पड़ेगा ना, अवेलेबिलिटी करवानी पड़ेगी। क्योंकि कुछ एग्जांपल अगर चलो हम लेते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पे बहुत मिनरल्स हैं, कॉयल डिपॉजिट है। लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो वाटर रिसोर्सेज है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे आप विंड एनर्जी देख सकते हो, सोलर एनर्जी भी है, बट वहाँ पे वाटर नहीं है। लद्दाख में देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वो तो सबसे ही अलग है, वहाँ पे तो कोल्ड है बहुत ज़्यादा। तो रेस्ट ऑफ स्टेट से अगर कंट्री से बात करें तो वो तो सबसे अलग ही नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे वही चीज़ हमें स्टूडेंट है, कहीं पे डिफिशियंसी है, कहीं पे सफिशिएंट है, तो उसको हम एक बैलेंस कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग से करेंगे। प्लानिंग नेशनल लेवल पे करेंगे, स्टेट लेवल पे करेंगे, रीजनल लेवल पे करेंगे, लोकल लेवल पे करेंगे, सिंपल। और प्लानिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप मैपिंग सर्वेइंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेकंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, थर्ड आपके पास फिर वो प्लान होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ करेंगे जब जाके आप किसी भी चीज़ को प्लानिंग कर सकते हैं। इंडिया की प्लानिंग करने के लिए 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रीजन इज रिच इन रिसोर्सेज बट इज स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। वो कौन सा स्टेट है जो अभी हम देखें कि उसके रिसोर्सेज तो रिच हैं बट इकोनॉमिकली अभी भी बैकवर्ड है। तो यहाँ पे सब कुछ देखें तो अरुणाचल प्रदेश है जो अभी थोड़ा सा बैकवर्ड है अकॉर्डिंगली, अगर इन स्टेट्स को देखें तो। क्योंकि वहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बोला कि लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे थोड़ा सा कम है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थोड़ा सा जब तक नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ पे। तो अबेंडमेंट ऑफ वाटर तो है वहाँ पे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 ईयर प्लान जो इंडिया के लिए कंसिडर्ड किया गया है, यानी सबने जो मिलकर उसको करा है, उसके जो एफर्ट हैं क्या अचीव करने के लिए करा है। तो फॉर्म विच 5 ईयर प्लान रिसोर्सेज प्लानिंग। तो 5 ईयर प्लानिंग जो इंडिया के लिए है कंसिडर्ड है फ्रॉम अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। तो वो किस के अंडर आता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए बनाया गया कि जो एफर्ट्स हैं, जो गोल हैं, जो प्लानिंग बनाई गई है उसको 5 साल के लिए जो ईयर प्लान बनाया गया उसके अंदर उसको अचीव किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट कॉजेज ऑफ रिसोर्सेज डेप्लेशन ऑफ ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी ने क्या बोला था, उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का जो डेप्लेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो वो क्यों हो रहा है। क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोली थी कि रिसोर्सेज तो हमारे पास इतने हैं कि वो नीड पूरा कर सकते हैं, यानी देयर इज़ अ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड, यानी लालच को पूरा नहीं कर सकते, वो ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे गांधी जी ने कौन सी लाइन बोली है, ग्रीड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पे जो आज अपनी लालच को और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अंधाधुन अनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो गलत है और उसकी वजह से ही ग्लोबल लेवल पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, रिसोर्सेज का डेप्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर बनता है क्योंकि गांधी जी के कहने का मतलब यही था। विच ऑफ द बुक इंक्लूड्स गांधीयन फिलॉसफी, कौन सी बुक में गांधी की फिलॉसफी को ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बेस पे लिया गया। तो अवर कॉमन फ्यूचर वाली है बुक, उसके अंदर इसको कंटेंट डाला गया है गांधीयन फिलॉसफी को। आपकी बुक के अंदर एक पेज दिया हुआ है तो वो आप पढ़ लेना, वहाँ पे है बॉक्स में गांधी जी का जो अवर कॉमन फ्यूचर बुक है, उसके अंदर अनटाइटल ये की गई है इस नाम से। तो उसके अंदर है, उसके अंदर बता रखा है कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन से रिलेटेड जो बुक है वो पब्लिश की गई है। वन ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्टर कॉजिंग डैमेज टू आवर रिसोर्सेज वॉज, ऐसा कौन सा मेन फैक्टर है, देखें तो जो मेन रहा है हमारे टाइम पे, हिस्टोरिकल फैक्टर देखें तो अगर हम पुराने टाइम की बात करें, हिस्टोरिकल फैक्टर देखें तो कौन सा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से हमारा जो हुआ है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, मतलब इतना जितना होना चाहिए था डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी वो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने क्या करा, एक्सप्लॉयटेशन करा ही करा है।
तो यहाँ पे कौन सा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा क्या हुआ था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ ही हुआ था उस टाइम पे, इकोनॉमिकली हम लोग बहुत बैकवर्ड हो गए थे। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला है करेक्ट आंसर है। तो ये फिट है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आपको पता है, वो मेन आए इसलिए थे हमारे यहाँ के डेवलपमेंट, जो रिसोर्सेज था वहाँ पे, यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे उसको एक्सप्लॉइट करा उन्होंने और अपने आप को उन्होंने रिच बनाया। और यहाँ से सारा जो ड्रेन करके ले गए, नाना भाई जो हैं नरोजी, उन्होंने ये नोटिस भी किया था कि हमारे यहाँ के रिसोर्सेज ये ड्रेन कर रहे हैं और अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं, रिच कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मतलब कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट रहा उस टाइम पे, हिस्टोरिकल टाइम पे, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड रह गए क्योंकि उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को यूज़ ही ज़रूरत से ज़्यादा करा था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर व्हाट वाज द मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स टू इंडिया, क्यों आए थे इंडिया के अंदर, तो रिच रिसोर्सेज इन, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। तो सीधी सी बात है, जो इन्वेडर थे वो यहाँ पे आए इसलिए थे हमारे रिसोर्सेज को देख के, भैया यहाँ तो बहुत बड़ा क्या है रिसोर्सेज हैं, कितने मन चाहे यूज़ करो और अच्छी तरीके से हम उसको अपना यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने करा। नेक्स्ट है रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज लगा के इस सेंटेंस को देखो, सेकंड सही है, फॉरेन इन्वेडर एक्सप्लॉयट दिस रिसोर्सेज थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी एंड अर्न वेल्थ थ्रू दिस ड्रेन। हाँ, ये भी सही है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी था, एसेस था, उन्होंने और भी ज़्यादा उसका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पे क्या करा, उसको एक्सप्लॉइट करा अच्छी तरीके से। तो ये भी सही है, इसमें भी तो आप ए पे टिक लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट है दीज इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एवरीबडी। भाई ये तो किसने बोला था, ये तो महात्मा गांधी ने बोला था ये लाइन, कि रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं कि सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं बट लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इज़ प्लान इन इंडिया, कितना लैंड हमारे पास, तो बुक्स में डाटा थोड़ा अलग अलग देते हैं, देख लेना। यहाँ पे 43 है क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो बुक में ये वाला प्रिंट दे रखा है, तो यहाँ पे प्लेन्स जो हैं यानी आपको दे रखा है लैंड वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया 43 है। द लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर्स ईयर इज़ कॉल्ड। ये भी स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन बनाता है कि भाई एक लैंड है जो उसको छोड़ दिया है, अनकल्टिवेटेड हो गए 5 साल से ज़्यादा और उस पर खेती नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो सीधी सी बात है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे, यानी उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद करना है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेटेड, ऐसी लैंड जो कल्टिवेट के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो बैरन या वेस्ट लैंड होगी, सीधी सी बात है, जब वो उस पर कल्टिवेट कर ही नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लेस देन 10% ऑफ नेट शोन एरिया, कौन सा एरिया है जो 10% से भी कम है जिस पे नेट शोन एरिया आता है। ठीक है, जहाँ पे नेट शोन एरिया यानी जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं बहुत कम है, तो आप अरुणाचल प्रदेश पे लगा लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, फिर द परसेंटेज ऑफ नेट शोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ लेस एज कम्पेयर टू द वेस्ट बंगाल। ये तो ठीक है क्योंकि टोटल आंध्र प्रदेश में देखें वेस्ट बंगाल से तो लेस ही है, आंध्र प्रदेश इज़ लेस, और द सोइल ऑफ मोस्ट आंध्र प्रदेश इज़ लैटराइट। तो ये इसका क्या है, ए पे टिक लगा दीजिए। हाँ भाई, इसका बिकॉज लगा के द सोइल ऑफ मोस्ट आंध्र प्रदेश इज़ लैटराइट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज़ नॉन एज। तो एरिया जो कि मोर देन वंस यानी एक साल से ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ हो और नेट शोन भी हुआ हो, दोनों बोला है। नेट शोन एरिया का मतलब होता है एक साल में जब एक फसल कर रहे हैं, लेकिन मोर देन एरिया यानी आप एक साल में उसी लैंड पे अगर आपने दूसरे साल एक ही साल के अंदर दूसरी फसल भी ग्रो कर ली है तो वो क्या कहलाया जाएगा,
फिर वो ग्रॉस कहलाएगा, ग्रॉस क्रॉप कहलाएगा। ठीक है, नेट का मतलब यानी साल में जब आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, एक ही फसल ग्रो कर रहे हो, तो वो क्या कहला रहा है, नेट। और अगर मोर देन हो गया नेट के अंदर ही, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया कहलाता है। यानी आपने उसके अंदर क्या कर दिया कि एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉपिंग को गेट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि आपको सिचुएशन के भी हाँ याद ना हो। ठीक है, तो ये है, कोई इसमें डाटा का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट असर्शन भी इजी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज़ विद केयरफुली प्लानिंग। भाई हमें पता है कि हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं प्लानिंग से लैंड को। ठीक है, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। लैंड इज़ असेट्स ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड, ये भी इसका सही है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप लैंड को तो स्ट्रेच कर नहीं सकते हो, लैंड को थोड़ी स्ट्रेच कर सकते हो कि हाँ भाई लैंड को जितना चाहे आप बढ़ा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो इसको आप, ये एक्सप्लेनेशन सही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी को देखें तो 1952 के अकॉर्डिंग जो लैंड एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट, तो कितना है कि जो अंडर फॉरेस्ट, वैसे तो हर थोड़ा सा अलग स्टेट में अलग वरी कर सकता है, परसेंटेज में कम ज़्यादा हो सकता है स्टेट टू स्टेट, बट अगर हम फॉरेस्ट एरिया कंट्री की बात करें तो कम से कम 33% जियोग्राफिकली एरिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1952 में कंसीडर किया गया कि एसेंशियल उसको मेंटेन करना ही करना है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। तो 33 है जो इतना परसेंटेज लैंड पे फॉरेस्ट को मेंटेन करना ही करना है। द प्राइमरी रीज़न फॉर मेंटेनिंग फॉरेस्ट इज़, हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं फॉरेस्ट को, मेन रीज़न क्या है, वो तो हमें पता है कि भाई इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, मेंटेन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। क्योंकि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी हमें पता है कि सब कुछ ठीक है, बट मेन इकोलॉजिकल बैलेंस है ही, उसके लिए कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं जो ये सब हमें मिलती हैं, बट मेन चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, यानी लैंड की जो क्वालिटी डाउन हो जाती है उसको कंजर्व कैसे करेंगे, दोनों इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम। स्टेट डिफॉरेस्टेशन कॉज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू माइनिंग, आपको वो स्टेट्स बताने जिसमें जो ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं और लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी माइनिंग की वजह से। तो वो कौन से हैं, ये तो हमें पता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तो है ही हैं। ये प्लेसेस तो आपको माइनिंग के उसमें याद ही रखने, यहाँ पे ज़्यादा माइनिंग होने की वजह से डिग्रेडेशन होता ही होता है। तो यहाँ पे झारखंड है तो आप उसमें टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, तो पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन होता है ओवर इरिगेशन की वजह से, ज़्यादा पानी की सिंचाई मतलब ज़्यादा होती है वहाँ के, उसकी वजह से। सॉइल कैन बी कंजर्व, सॉइल को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, प्लांटिंग ऑफ ट्री से। भाई सीधी सी बात है, ये सारे तो उसके अगेंस्ट हैं, तो प्लांटिंग ऑफ ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो सॉइल क्या करेगी, होल्ड करके रखेगी सॉइल को, तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है उसका सॉइल का, क्योंकि सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन, हाँ ये भी सही है। अब बिकॉज लगा के इसका रीज़न देखो, इंडस्ट्रियल और इफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर हम इसका बिकॉज लगाएं, हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इतना जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो एक मेजर सोर्स बन चुका है लैंड पॉल्यूशन का हमारी कंट्री में। तो अगर हम उसको ट्रीटमेंट प्रॉपरली करते हैं तभी हम क्या होता है उससे बच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ए वाला ठीक है हमारा, ए पे आप इसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। सॉइल एज अ रिसोर्सेज अगर हम पढ़ें तो सॉइल एज अ रिसोर्सेज के अंदर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉइल फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन नॉट इम्पॉर्टेंट। सॉइल फॉर्मेशन तो ड्यूरेशन ऑफ डे, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन में तो ये सब चीज़ें चाहिए, बस ये ड्यूरेशन ऑफ डे नहीं आएगा।
व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल, जो सॉइल का अरेंजमेंट दिया हुआ है, टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, ये सब अलग अलग हैं। तो आप देख रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स सच एज अ द्वार, चॉज एंड तेराई। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, एलुवियल सॉइल होती है वो स्टूडेंट, ठीक है, पिडमोंट प्लेन जो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप एलुवियल सॉइल पे लगाएंगे। और ये जो जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो द्वार है, चाउस है, तेराई है, तो इसका अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग है। जैसे कि आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैप के अंदर जो आप देखेंगे द्वार से यानी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट की बात हो रही है, और अगर हम चाउस को देखें तो वो पंजाब की बात हो रही है, और तेराई है तो वहाँ पे जो मर्शी एरिया है वो है, उसकी बात हो रही है। तो ये अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जो एलुवियल सॉइल पाई जाती हैं उसके कॉरस ग्रेन पाए जाते हैं, क्योंकि स्लोप से ब्रेक डाउन होने के बाद जो नीचे फुट हिल पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो पिडमोंट कहलाते हैं। और पिडमोंट जो है, पिडमोंट जो इटालियन वर्ड है, ठीक है, इटालियन वर्ड है, और इसका मतलब है कि फुट हिल में जो कॉरस ग्रेन्स होते हैं सॉइल के वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग उसको नाम से बुलाया जाता है। पंजाब में चाउस और नॉर्थ ईस्ट में जो है द्वार्स बोला जाता है उस वाले रीजन में, और तेराई जो है वो हमारा जो हो गया बीच वाला गंगा प्लेन वाला एरिया हो गया। तो ये अलग अलग प्लेसेस में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि अगर मैप में आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्वार वाला एरिया हो गया ईस्ट वाला, और ये हमारा पंजाब में चाउस कहते हैं, और तेराई जो है यहाँ पे गंगा वाला जो सेंटर वाला है। तो अलग अलग नेम से बुलाते हैं, बट ये एलुवियल सॉइल ही है। अब जो यहाँ पे बोला है कि जो एलुवियल सॉइल है कैसे बनती है, क्योंकि हिमालय से वो क्या होती है, ब्रेक डाउन नीचे होके आती है, तो ये तो पता हमें, भावर हैं, थोड़े से पार्टिकल मोटे होते हैं, कंकर मोटे होते हैं। उसके बाद वो क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तेराई है, थोड़ा मर्शी एरिया होता है, और जो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे खादर और भांगर, दो तरह की सोइल है। तो यहाँ पे जैसे रिवर बेड है, ठीक है, ये क्या है, जो रिवर बेड के पास जो सोइल होती है वो रिन्यू हो जाती है, क्योंकि वाटर का लेवल जब बढ़ता है तो सैंड सिल्ट क्ले यहाँ पे रिवर बेड पे साइड में डिपॉजिट हो जाती है, और रिवर रिन्यू हो जाती है, नई हो जाती है। बट जो उसके पीछे वाली जो सोइल होती है उसे भांगर कहते हैं, यानी ओल्ड सोइल कहते हैं, पुरानी सोइल, क्योंकि वाटर का लेवल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो ये सोइल रिन्यू नहीं हो पाती है, और इसमें तो ये ओल्ड और न्यू सोइल के नाम से भी जानते हैं, और खादर और भांगर। तो ये आपको ध्यान रखना है। खादर इज़ अ टाइप ऑफ, अगर पूछे तो क्या है खादर, एलुवियल सॉइल ही है, उसी के टाइप में आता है, खादर और भांगर दोनों ही आते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देख लीजिए, जो पीछे वाली सॉइल है ओल्ड सॉइल है, खादर है, और जो ये वाटर की वजह से रिन्यू हो जाती है, क्योंकि वाटर बेड, रिवर का जो बेड है वहाँ पे जो फ्लड प्लेन की वजह से ये सॉइल क्या रिन्यू होती रहती है। तो भांगर खादर का क्लासिफिकेशन आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर एज, एलुवियल सॉइल कैन क्लासीफाई एज ओल्ड एलुवियल। अगर हम देखें एज के अकॉर्डिंग, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल कितनी है, तो एज के अकॉर्डिंग तो आप क्लासिफिकेशन में ओल्ड एलुवियल यानी भांगर और न्यू एलुवियल यानी खादर। और एरिया के बेस पे अगर आपसे पूछा जाए तो दुआस, चौस और तेरई, तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। और साइज ऑफ द देयर ग्रेन कंपोनेंट सॉइल बेसिस ऑफ देयर एज वाला तो यही है, एज वाले में खादर और भांगर आपको ध्यान रखना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है स्टेट, तो ये तो आपको पता ही है गुजरात, इसमें तो महाराष्ट्र और गुजरात का आपको ध्यान रखना है। मैप में बच्चे ये मैप का आपको फिगर बना रखा है, इसमें सब तरह का आपको सॉइल बता रखी है कि फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है, ये नहीं है, एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, जो एक ग्रीन कलर का आप देख रहे हो सारा, एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, ये स्टेट्स के नेम ध्यान रख लेना। और लेटराइट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, तो हल्के हल्के जो पिंक कलर का है वो लेटराइट सॉइल है। एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो एरिड सॉइल का भी आपको ध्यान रखना है। तो बुक में आपके मैप दिया है, ये आप अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि स्टेट्स के नाम आपको ध्यान रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन, ब्लैक सॉइल कॉमन कहाँ पे है, तो डक्कन ट्रैप वाला रीजन जो है यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन से ये सॉइल बनी हुई है।
तो महाराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया आपको ध्यान रखना है, और डक्कन ट्रेप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द मोस्ट कॉमन सोइल ऑफ नदर्न इंडिया। तो नदर्न इंडिया वाला पार्ट आपको पता ही है, जो ये प्लेन है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये तो सीधी सी बात है एलुवियल सॉइल से बना है, क्योंकि माउंटेन के नीचे वाला एरिया है और ये फुट हिल पे डिपॉजिट होने से बना है, क्योंकि ऊपर से जब माउंटेन से ये प्लेन एरिया पे क्या होते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले नीचे डिपॉजिट होते हैं, तो डिपॉजिट होने की वजह से ये प्लेन एरिया बना है, एलुवियल सॉइल बनी है। अब यहाँ पे बोला लेटराइल सॉइल जो है इज़ वेरी यूज़फुल, किस चीज़ के लिए लेटराइल सॉइल ज़्यादा फेमस है, तो टी, कॉफ़ी, कैशनट कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमने लेटराइल सॉइल में देखा था यही ज़्यादा है। लेटराइल सॉइल इज़ अ जनरली ह्यूमस पुअर, हाँ ये भी सही है, क्योंकि दिस सॉइल इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसे लीचिंग कहते हैं, और ऊपर की जो टॉप लेयर होती है वो ज़्यादा बारिश से क्या हो जाती है, वहाँ से बह जाती है। और रेड सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू, रेड कलर का रेडिश कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो हम बोलेंगे डिफ्यूज़न ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से, क्योंकि वॉल्केनो इरप्शन होने की वजह से उस एरिया में क्या हो जाता है, वहाँ पे जो इग्निशियस रॉक होती है तो उसमें आयरन के कंटेंट होते हैं, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से जब इनका आपस में डिफ्यूज़न होता है तो वो कलर आपको क्या दिखाई देता है, रेड। बट जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो रेड से दिखाई देता है, और जब अगर वाटर ज़्यादा है, बारिश हो रही है, हाइड्रेट हो रहा है, तो वो येलो कलर का दिखाई देता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वेयर आर रेड सॉइल मोस्टली फाउंड इन, रेड सॉइल मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, तो रेड सॉइल तमिलनाडु, सदर्न कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट आंध्रा, सम पार्ट ऑफ एमपी, ये सभी में पाई जाती है, ऑल ऑफ दीज, तो ये आप ऑल पे ध्यान रखना कि सब पे पाई जाती है। वेयर आर द लेटराइल सॉइल मोस्टली फाउंड इन इंडिया, अगर हम लेटराइल सॉइल की देखें तो इंडिया में कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसमें भी आप ऑल ऑफ दीज में ही कर लीजिए, क्योंकि रीज़न वाइज है, रीज़न भी देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर है, ये लेटराइल सॉइल है वो रेड सॉइल का है। लेटराइल सॉइल इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल एरिया में, तो इसमें आप क्या करेंगे, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया इसमें फिल कर लीजिए कि कहाँ पे है, ट्रॉपिकल एरिया में लेटराइल सॉइल का। फिर है वेयर आर एलुवियल सॉइल मोस्टली फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और उत्तर प्रदेश, तो ए और बी इसका दोनों कर दीजिए, यानी सी पे कर दीजिएगा इसका। वेयर आर द एरिड मोस्टली फाउंड इन इंडिया, इंडिया में एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो वेस्टर्न राजस्थान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे हाई होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। एरिड सॉइल जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, सीधी सी बात है, ये तो सही है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सैंडी टेक्सचर तो है ही वहाँ पे, और रेत है और नमक ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वाटर इवापोरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, ये भी सही है, तो ए पे टिक लगा दीजिए। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एलुवियल सॉइल, का दूसरा नेम क्या है, एलुवियल सॉइल को हम दूसरा नेम बोल सकते हैं, एलुवियल सॉइल जो स्टूडेंट हमने पढ़ा था तो बांगर और खादर दोनों ही था, तो एलुवियल सॉइल में ये तो फिर बांगर और खादर दोनों में एलुवियल सॉइल आते हैं ना। व्हाट इज़ द, अच्छा ओल्ड पूछा है ना, हाँ तो ओल्ड तो भांगर पे टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट विच सॉइल इज नन इज द ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल पे तो ब्लैक सॉइल होगा, क्योंकि कॉटन सॉइल को तो हम वही कहते हैं। खादर इज़ अ टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल है खादर, और असर्शन में पूछा है कि जैसे हिमालयन रीजन पे अगर जो स्नो कवर्ड हो जाती है तो वहाँ पे डिन्यूडेशन की वजह से वो एसिड हो जाता है और लो ह्यूमस होता है, क्योंकि जैसे कि भी बहुत ज़्यादा स्नो होती है तो सॉइल उसके अंदर क्या हो जाती है, दब जाती है, जिसकी वजह से लो ह्यूमस हो जाता है और एसिडिक हो जाती है वो, और रेनफॉल डिसॉल्व एसिड इन दिस सॉइल, और जब बारिश होती है तो वो सॉइल के अंदर जो एसिड है वो डिसॉल्व हो जाता है, सॉइल में चला जाता है, वो घुल जाता है, ये भी सही है, ठीक है ये भी। नेक्स्ट है फिर ये सेशन पे कर लेना, वेयर आर फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन इंडिया, इंडिया में मोस्टली वेयर आर फॉरेस्ट सॉइल मोस्टली फाउंड इन इंडिया, कहाँ पाए जाते हैं फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट सॉइल है हिली और माउंटेन पे। द लोअर हॉरिजन ऑफ द एरिड सॉइल आर ऑक्यूपाई बाय कंकर, तो लोअर हॉरिजन ऑफ द एरिड सॉइल, यानी लोअर हॉरिजन है तो लोअर हॉरिजन जो एरिड सॉइल है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आप कर लीजिए, क्योंकि जो जैसे कि एरिड सॉइल है उसके नीचे वाला जो ये है लोअर वाला जो हॉरिजन है
तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं, कंकर बन जाते हैं। और मैच द कॉलम में देखें तो ये ह्यूमस का आपको ध्यान रखना है। सैंडी सॉइल में लैक ह्यूमस होता है, क्लेई सॉइल में भी लैक होता है, पुअर ह्यूमस होता है, लोमी में थोड़ा सा हाई है बस। ब्लैक सॉइल में यहाँ पे बोला कंटेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। और रेड सॉइल में भी यहाँ पे लैक है ह्यूमस, और ब्लैक सॉइल में भी थोड़ा सा ह्यूमस लैक ही होता है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। क्लेई सॉइल में है ही। तो ह्यूमस का अगर आता है या आपसे उसकी क्रॉपिंग के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि क्या ग्रो किया जाता है, तो एक बार इसको आप रीड कर लेना। कैक्टस, कॉटन, वीट, कॉटन, ग्राउंड नट, कहाँ पे क्या क्रॉपिंग की जाती है। सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन में अगर हम पढ़ें तो सॉइल इरोजन क्या होता है, यानी वाटर और एयर की वजह से जो ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप लेयर, वो क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। उसको कंजर्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो कौन सा मेथड है सॉइल कंजर्व करने के लिए? सीधी सी बात है, यहाँ पे स्ट्रिप टेरेस कल्टीवेशन है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। शेल्टर बेटर, ओवर ग्रेजिंग नहीं है, क्योंकि नॉट बोला है ना, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं है। बाकी सभी मेथड हैं जिससे सॉइल कंजर्व किए जाते हैं। सॉइल कंजर्व कर सकते हैं हम किस तरीके से? तो सीधी सी बात है, प्लांटिंग ऑफ ट्री से कर सकते हैं। बाकी तो उसमें नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि अपोजिट है। क्योंकि जो सॉइल को अगर आप प्लांट लगाओगे तो सॉइल क्या कर लेती है, वो रूट्स क्या करती हैं प्लांट की, सॉइल को जकड़ लेती हैं, पकड़ के होल्ड करके रखती हैं। नेक्स्ट है प्लॉइंग। क्या होता है, मतलब प्लॉइंग अलोंग द कंटोर लाइन डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। वो क्या कहलाता है, कंटोर। क्योंकि क्या होता है, ये देखो, ये कंटोर जैसे कि माउंटेन है, तो यहाँ पे क्या करे जाते हैं, ऐसे जो प्लॉइंग की जाती है वो कंट्रोल लाइन के उसमें की जाती है, पैरेलल में, मतलब इस तरीके से गोल गोल माउंटेन के ऐसे बनाई जाती हैं, जिससे कि पानी का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वो कंट्रोल प्लॉइंग कहलाता है। और ये क्या है, टेरेस है, यानी जो एक जैसे ये माउंटेन है उसकी स्लोप को उसको काट के ये ऐसे ऐसे बनाया जाता है, टेरेस फार्मिंग, यानी जिससे कि सीढ़ीनुमा खेती, जैसे कि उससे क्या हो सके, उससे पानी का फ्लो कम हो सके। और ये क्या है, शेल्टर बेल्ट, यानी पेड़ के चारों तरफ, जैसे ये एक फील्ड है, उसके चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि वो एयर के फ्लो को क्या कर सके, कम कर सके, विंड की स्पीड को, और यहाँ पे सोइल कंजर्व हो सके, बच सके। ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रिप फार्मिंग है कि भाई एक स्ट्रिप में की जाती है, यहाँ पे रॉ में की जाती है, जिससे कि विंड अगर आए तो वो सॉइल को ना फ्लो करके ले जा सके, उसकी स्पीड को कम कर दे विंड की। तो ये वाटर की विंड को कम करने वाले हैं दोनों मेथड, और ये विंड की स्पीड को कम करने वाले दोनों मेथड हैं, ये सॉइल को कंजर्व करते हैं। विच मेथड ऑफ फोर्स ऑफ विंड, कौन सा मेथड है जो ब्रेकअप करता है फोर्स ऑफ विंड को? तो स्ट्रिप है, अभी हमने देखा है। और विच फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेट प्रैक्टिस। टेरेस कल्टीवेट कहाँ पे होती है? तो जहाँ पे माउंटेन होते हैं, सीधी सी बात है, तो आप उत्तराखंड में ही माउंटेन है, वहाँ पे ही टेरेस होगी। व्हेन रनिंग वाटर कट थ्रो क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल, अगर इस तरीके से चैनल्स बन जाते हैं, यानी पानी बहता पानी है और वो ऐसे चैनल्स बना देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गली कहते हैं, गुली, और यानी सोइल का कटाव हो जाना, कट जाना। ठीक है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। गली इरोजन इज़ अ फाउंड इन द चंबल बेसिन। हाँ, क्योंकि वो चंबल बेसिन में ही ऐसे पाए जाते हैं। चंबल बेसिन में जो लैंड मिलती है उसे बैडलैंड कहते हैं, यानी उसे रवाइन भी कहते हैं, क्योंकि पानी के जाने के बाद देखो ये किस तरीके की लैंड हो जाती है, ऐसे लैंड हो जाती है, कट हो जाती है और इस तरीके की दिखाई देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसको बैडलैंड के नाम से जाना जाता है, रवाइन। तो इसका असर्शन ए सही है इसका। विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन। सीट इरोजन होता क्यों है? वाटर की वजह से, क्योंकि पानी के ज़्यादा बहाव की वजह से जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, मूव हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। इसी के साथ आपके इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो फिनिश होते हैं। होप सो आपके लिए हेल्प हो। आप को जो भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर पसंद है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर चैप्टर 4। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।